हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। सो आज हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और फिर हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब इसमें होता क्या है कि जो फीटस है वो पूरी तरह से जब ग्रो नहीं हो पाता, यानी फुल्ली वायबल वो नहीं हो पाता, उसकी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाती, उसके पहले ही उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लगभग 45 टू 50 मिलियन एमटीपीज जो होती हैं वो एक साल में परफॉर्म की जाती हैं। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इस एमटीपी को लीगलाइज किया था 1971 में, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी ताकि इसका जो है वो इलीगल यूज़ ना हो सके, जो फीमेल फिटिसाइड्स है उनको किल नहीं किया जा सके, इसका मिसयूज़ जो है वो नहीं हो सके। इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको लीगल तो किया था लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ में किया था। एमटीपी जो है वो कब परफॉर्म की जाती है? जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, तब तक इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है, तब तक ये सेफ है। लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया तब ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, क्योंकि मैटरनल टिश्यू जो है वो फीटस के टिश्यू से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है, लिंक हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो है इसको परफॉर्म करना जो है वो बहुत ज़्यादा मदर के लिए रिस्की हो जाता है। हम एमटीपीज का यूज़ क्यों करते हैं? एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो लोग नहीं चाहते हैं वहाँ पर इससे बचने के लिए जो है हम एमटीपी का जो है वो एमटीपी यूज़ की जाती है। कुछ केसेस में जहाँ पर लगता है कि मदर की लाइफ को खतरा है या फिर फीटस की लाइफ को जो है वो हार्म है या दोनों की लाइफ जो है वो खतरे में है, तब हम उस केस में एमटीपी जो है वो यूज़ की जाती हैं। इसका ड्रॉबैक यही होता है कि लोग जो हैं वो इसको इलीगली परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ अनक्वालिफाइड लोग जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर ये रिस्की भी हो जाती है लाइफ के लिए और बहुत ज़्यादा अनसेफ भी होती है। और दूसरा मिसयूज़ जो है वो इसका यही होता है कि इससे सेक्स जो होता है वो अनबॉर्न चाइल्ड का पता लगा लिया जाता है, और अगर फीमेल है तो वहीं पे उसको अबॉर्शन कर दिया जाता है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है जो काफ़ी लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और वेनेरियल डिजीज़, और इनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये जो इन्फेक्शन है, ये जो डिजीज़ हैं, ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। यानी अगर एक पर्सन जिसको ये डिजीज़ है उसके साथ अगर एक कोई ऐसा पर्सन जिसको ये डिजीज़ नहीं है, जो नॉन इन्फेक्टेड है, उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, चाहे वेजाइन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, चाहे वेजाइनल हो, चाहे एनल हो, चाहे ओरल हो, तो फिर उस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को भी ये डिजीज़ जो है वो हो जाती है। अब इसका जो रेट है वो सबसे ज़्यादा 15 टू 24 ईयर्स की जो एज ग्रुप होती है उसमें देखने को मिलता है। अब सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा ये डिजीज़ और कैसे ट्रांसमिट हो सकती है? इन्फेक्टेड नीडल्स जो हैं उनके थ्रू ट्रांसमिट हो सकती हैं। इन्फेक्टेड नीडल्स जो हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में, ओके, तो वहाँ से भी ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। और ब्लड के थ्रू जो है, इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है उससे भी ट्रांसमिट हो जाती हैं, और एक इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस में ट्रांसमिट होती हैं। ओके, सो इस तरह से भी ये जो एसटीडीज़ हैं ये ट्रांसमिट हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो एसटीडीज़ हैं इसमें ज़्यादातर एसटीडीज़ क्योर हो जाती हैं एक्सेप्ट एचआईवी और हर्पीज़। अगर हम हर्पीज़ को छोड़ दें और एचआईवी को छोड़ दें तो बाकी एसटीडीज़ अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाती हैं तो पूरी तरह से क्योरेबल हैं। सो अगर हम एसटीडीज़ देखें तो यहाँ पर बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो एसटीडीज़ ट्रांसमिट होती हैं और वायरसेस के थ्रू होती हैं। तो जो बैक्टीरियल एसटीडीज़ हैं उसमें कौन कौन सी आती है? पहली तो आ जाती है गोनोरिया, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है नेजेरिया गोनोरिये। सेकंड है सिफिलिस, इसका कॉजेटिव एजेंट है ट्रिपोनिमा पैलिडम। और तीसरा है क्लाइमाइडियासिस, इसको कौन सा बैक्टीरिया करवाता है? क्लाइमाइडिया ट्राइकोमेटिस। तो ये है बैक्टीरियल एसटीडी। अब अगर हम वायरसेस के थ्रू देखें तो यहाँ पर पहली आ जाती है जेनाइटल हर्पीज, जिसमें कौन सा वायरस इन्वॉल्व है? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। सेकंड है जेनाइटल वॉर्ड्स, जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्वॉल्व होता है। हेपेटाइटिस बी, जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस आता है। और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें एचआईवी वायरस जो है वो इन्वॉल्व है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
तो वायरल जो एसटीडीज़ है हमें पता है कि इनका जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इनको क्योर कंप्लीटली हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बस इतना है कि हम इनमें एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट दे के डिले करवा सकते हैं सिम्टम्स को, जितना हो सके उस पर्सन का लाइफ स्पैन बढ़ाने की कोशिश की जाती है, बट पूरी तरह से क्योर नहीं होता। अब ये जो एसटीडीज़ हैं इनके अंदर जब स्टार्टिंग में क्या है, अर्ली लेवल पे कुछ सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। जैसे क्या सिम्टम्स है, बहुत माइनर से सिम्टम्स आते हैं, जैसे फीवर आ जाएगा, ओके, और इचिंग होने लग जाएगी, ओके, डिस्चार्ज होएगा और जो जेनाइटल एरियाज़ हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, यानी स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होने लग जाएंगी। कुछ केसेस में जो अब्डोमिनल पेन जो है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है। कुछ केसेस में फीमेल्स जो होती हैं वो असिम्प्टोमेटिक रहती हैं, यानी उनके अंदर कोई भी सिम्टम जो है वो नहीं आएगा। तो ये सारे जो है ये अर्ली लेवल पे सिम्टम्स आ जाते हैं, यानी जिसमें फीवर है, इचिंग है, डिस्चार्ज है, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, अब्डोमिनल पेन, और समटाइम्स फीमेल बिकम्स असिम्प्टोमेटिक। अब ये तो थे कि अर्ली लेवल पर जो है वो सिम्टम्स आते हैं, बट अगर क्या है कि पर्सन जो है वो लॉन्ग टाइम तक अनडिटेक्ट रहता है, ट्रीटमेंट नहीं लेता है, तो फिर लेटर स्टेजेस में क्या होता है, उसके अंदर बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, यानी बहुत ही सिम्टम्स जो हैं वो सिवियर होने लगते हैं। तो लेटर स्टेजेस में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे अब हम वो देखते हैं। तो लेटर स्टेज में सबसे पहले तो क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ये हो जाती है। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि इसके अंदर क्या है, नॉर्मली यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन यहाँ इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है वो फैलोपियन ट्यूब के ही अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, यानी यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होगा। और इसके बाद कैंसर, सर्विकल कैंसर जो है वो भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे जो हैं ये सिवियर सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। कोई भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएंगे, बर्थ नहीं दे पाएगी फीमेल, प्रेगनेंसी कैसी होगी, एक्टोपिक हो जाएगी, कैंसर जो है ये प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। और कई बार आपको पता ही है, जैसे एड्स जो है, एड्स का तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो यहाँ पर पर्सन को क्या हो जाता है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, यानी लॉस ऑफ मेमोरी, पूरी तरह से भूल जाता है, चीज़ों को पहचानता भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है एड्स के केस में, और समटाइम्स फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। तो ये जो एसटीडीज़ हैं इनको हम ट्रीटमेंट और क्योर से अच्छा है कि कैसे भी करके हम इनको क्या करें, अवॉइड करें, या फिर हम इनके लिए प्रिवेंशन लें। तो वो क्या क्या प्रिवेंशन है वो अब हम देखते हैं इसके अंदर। तो पहला तो इसके अंदर क्या आ जाएगा प्रिवेंशन में कि कॉन्डम्स का यूज़ किया जाना चाहिए, कॉन्डम्स का यूज़ किया जाना चाहिए। दूसरा प्रिवेंशन क्या है कि जो मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनके साथ जो है वो अवॉइड करना चाहिए सेक्स, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी अननोन पार्टनर है उसके साथ जो है वो सेक्स अवॉइड करना चाहिए। सो मल्टीपल पार्टनर और अननोन पार्टनर, ओके। थर्ड हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को ज़रा भी डाउट है तो वो क्या करे, तुरंत ही डॉक्टर को चेक करवाए और अर्ली डिटेक्शन करवा के जो है वो ट्रीटमेंट ले ले, ठीक है। तो इस तरह से हम इतने सारी चीज़ों से जो है वो इन एसटीडीज से बच सकते हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।